Hi guys, welcome back to another brand new lecture of business communication. I hope आप लोग रिवाइज करके आए हैं. तो लाइक आई सेड, अगर रिवाइज नहीं किया है तो अभी भी पॉज कर लो वीडियो को, रिवाइज करके फिर ही वीडियो को सुनो. अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अपना ही गड्ढा खोद रहे हो और बाद में याद करोगे कि मैडम आप जो बोल रहे थे आप सही बोल रहे थे, है ना. तो आज हमारा टारगेट है, अभी पिछले दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर राइट. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत बिजनेस कम्युनिकेशन किया. सेकेंड लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छा सब्सटैंशियल पोर्शन कवर किया थैंक्स टू योर कोऑपरेशन. आज हमारा टारगेट है कि जो हमारा चैप्टर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, उसको हम कंप्लीट करें और थोड़े बहुत बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो हम लेते हैं एज ऑलवेज वो हम कवर करें. तो शुडंट बी मच अ वेरी लॉन्ग लेक्चर. हमारे जो नॉर्मल टाइम है 1 सवा घंटे का, उसमें कवर अच्छे से हो जाएगा. तो नीड नॉट वरी, लास्ट में जो MCQs दिए थोड़े बहुत वो भी हम कवर कर लेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट प्रॉपरली विथ न्यू टॉपिक्स, जो कि हम हमेशा करते हैं, कल जो पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करना है. ओके, कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस से. कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था गोवा की स्टोरी से. गोवा की स्टोरी, डेवलप एन आइडिया, एनकोड. प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? डेवलप एन आइडिया, encode, transmit, receive, decode and feedback. Noise was a barrier to communication. Principles of effective communication 7 C's थे: clarity, completeness, concreteness, correctness, conciseness, courtesy and consideration of receiver. इसको हमने love confession के point of view से याद किया था. ये प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई थी कि आपको मैसेज को ओन करना है, आपको रिसीवर को कंसिडर करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है. अगर रिपीट करने का नीड है तो आपको रिपीट भी करना है, जज नहीं करना है. फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जौहरी विंडो का. जौहरी विंडो ने जिसने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया था पूरे इसको, नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने आए यहाँ पे. नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है. नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, कि मैं प्यार में अंधी हूँ, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है. नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का एंड कब होने वाला है. तो ये 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स थे जोसेफ और हैरी जिन्होंने डेवलप किया था जौहरी विंडो. नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि थे इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट हैपेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के साथ हो रहा है, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन. जो लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन फ्लोज, उसके बाद हमने पढ़े कम्युनिकेशन फ्लोज मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है. तो मैडम हमने पढ़े कि 4 फ्लोज है. डाउनवर्ड फ्लो की जो कि हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पे जाता है. अपवर्ड फ्लो जो लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे जाता है. डायगोनल फ्लो दैट हैपेंस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. इंटर डिपार्टमेंट एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो जो कि सेम डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है. उसके बाद मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा. मीन्स मतलब कि कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो 2 टाइप के मीन्स थे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल में 4 टाइप के थे: रिटन मतलब लिख के, ओरल मतलब बोल के, विजुअल मतलब आई सेंसेस यूज करके, ऑडियो विजुअल मतलब हियरिंग और आई सेंसेस दोनों यूज करके. वर्बल कम्युनिकेशन था शब्दों का इस्तेमाल करके. इसके हर मीन्स का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कल डिटेल में पढ़ा था. अब मैडम हम चालू करते हैं आज के नए टॉपिक से, विच इज़ कि जस्ट गिव मी अ सेकंड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग ऑफ हेड, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टुडे वी स्टार्ट विथ these topics जो कि हम प्रॉपरली कवर करेंगे. नॉट मच इज लेफ्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत लेंदीएस्ट चैप्टर है आप लोग का अभी तक का, तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी लगता है इसमें. इसीलिए मैं चाहती थी कि ये चैप्टर पहले कवर अप हो जाए. बट आपको ये तो समझोगा कि लेंदी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज हो सकता है ये चैप्टर, एंड बहुत स्कोरिंग भी है ये चैप्टर. अब नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा मैडम ऊपर की, वर्बल है, नॉन वर्बल है, वर्बल में रिटन है, ओरल है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशंस है. अभी इतने सारे मीन्स में से कौन सा मीन्स चूज करना है कब, वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो पढ़ते हैं. अब इतने सारे मीन्स में इसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज एंड पॉलिसी क्या है. तो आपको इसमें देखना है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो आप एक एक को जाके तो नहीं बोल सकते हेलो सुन कल मीटिंग, हेलो सुन कल मीटिंग, हेलो सुन कल मीटिंग है. तो आप रिटन कम्युनिकेशन कर लोगे, आप उसको डिस्प्ले बोर्ड पे एक सर्कुलर लगा दोगे कि बॉस कल मीटिंग है, सबको यहाँ पे मिलना है. तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत मैटर करता है उस चीज़ को लेके
कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि एक हायरार्की में ही कम्युनिकेशन फ्लो होगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जो भी एक बॉस ही एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्टिव बॉस के थ्रू कम्युनिकेट हो के ऊपर पहुंचेगा, तो भी ओरल कम्युनिकेशन बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, वहाँ पे भी रिटन कम्युनिकेशन होता है। कॉस्ट फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेगा? सपोज आपने चूज कर लिया कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करना है, मैं एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा दूंगा, इतना बड़ा होर्डिंग लगा दूंगा इस चीज़ का कि कल मीटिंग है। अरे इतना बड़ा होर्डिंग लगाओगे तुम, 1-1.5 लाख होर्डिंग पे खर्चा करोगे सिर्फ ये बताने के लिए कल मीटिंग है, जिससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, जिससे कुछ एडिशनल रेवेन्यू नहीं होने वाला है। तो आपको कॉस्ट, हर मीडियम में कितना कॉस्ट लग रहा है वो कैलकुलेट करना है और वो देखना है कि मैं जितना कॉस्ट इस मीडियम में कम्युनिकेट करने के लिए लगा रहा हूँ, क्या मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा, विच मीन्स इज द कॉस्ट कमेंसरेट विद द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। क्या मैं जितना कॉस्ट लगा रहा हूँ इस चीज़ में मुझे उतना फायदा इन रिटर्न मिलेगा क्या? तो इसीलिए कॉस्ट इज अ डिटरमिनेंटल फैक्टर टू डिसाइड विच मीन्स टू चूज फॉर कम्युनिकेटिंग। नेचर ऑफ मैसेज, अगर कोई मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, अगर सपोज कोई मेंशन कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट मैसेज है जिसको बहुत कम लोगों को हमको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत सीक्रेट मैसेज है, तो उसको नॉर्मली हम एकदम सील्ड एनवेलप में लिख के भेजेंगे, सील्ड एनवेलप में भेजेंगे, या हम प्रेफर करेंगे कि फेस टू फेस बताए ताकि उसका कोई डॉक्यूमेंट ट्रेल ना रहे। तो ऐसे करके हमको डिसाइड करना पड़ता है कि अगर वो नेचर क्या है मैसेज का। अगर वो मैसेज अर्जेंट है तो हम लिखने में, लेटर ड्राफ्ट करने में, पोस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्टली ओरल कम्युनिकेट करेंगे। तो इसीलिए मैसेज का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा मीडियम चूज करना है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस इन्वॉल्व कैसे मैटर करेगा? अगर तुम मेरे जस्ट सामने खड़े हो, मेरे जस्ट सामने बैठे हो और मैं तुमको बोलती हूँ कि सुनना मुझे तुझे कुछ बात बतानी, बट मैं तेरे को ईमेल करूंगी, मैं तेरे को फैक्स करूंगी, अरे मैं तेरे सामने खड़ी तो मुझे बता देना तुझे क्या बता रहे हैं ढक्कन। और वही अगर कोई बंदा यूएस में, मेरा कोई एसोसिएट यूएस में जिसको मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, तो मैं उसको यहाँ से बोल सकती हूँ कि हेलो सुन भाई मेरे को कुछ बात बताने, को नहीं, दैट्स नॉट इट्स गोइंग टू हैपन। या तो मैं फ़ोन उठा के उसको बताऊंगी या फिर मुझे उसको कॉल करके या ईमेल करके या किसी और वे से बताना पड़ेगा। ठीक है। रिसोर्सेज मतलब क्या जो चीज़ से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्या वो रिसोर्स सामने वाले के पास भी, अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं तुमको फैक्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, अरे बट तुम्हारे पास फैक्स मशीन ही नहीं है तो तुम तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? सो यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज दैट आई हैव, हेंस वी कैन नॉट चूज फैक्स एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। तो ऐसे ये डिसाइड होता है। ये था कि हमें मीडियम कैसे चूज करना है, बहुत ईजी, बहुत लॉजिकल। चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या और ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, कॉस्ट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्टेंस क्या इन्वॉल्व है और रिसोर्स क्या इन्वॉल्व है। अगेन प्लीज रिपीट विथ मी कि हमने जो मीडियम्स पढ़े, जो मीन्स पढ़े कम्युनिकेशन में, उसमें से हम कैसे चूज करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो हम देखेंगे कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, डिस्टेंस क्या इन्वॉल्व है और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास सारे। अब आ रहे हैं मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब टुडे द वर्ल्ड इज बिकम एक्सट्रीमली डिजिटाइज। जैसे अगर हम ये लेक्चर सुन रहे हैं तो हम ये डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू सुन रहे हैं और दैट इज हाउ, मतलब और यही हम लाइव सुनते तो उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता। तो दिस इज मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, मोबाइल है, ब्लॉग्स है, स्काइप है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मतलब अगर आप कोई डिवाइस यूज़ करके, आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। यू ऑल आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट। आपने ईमेल भी किया हुआ है, आप स्काइप के बारे में सुना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आपको पता है क्या है। आपको मोबाइल फोन्स, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इट्स PDAs, टैबलेट्स दैट यू यूज़, लैपटॉप्स दैट यू यूज़, दैट इज़ PDAs। और गूगल या एलेक्सा, जो एलेक्सा ये सब है, ये सब PDAs होते हैं। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के, हम एक डिवाइस और टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईमेल क्या होता है। तो आपको, आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आउट देयर कि उनको डिजिटल कम्युनिकेशन एक को, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, मोबाइल फ़ोन क्या होता है, PDA जैसे मैंने बताया गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा होता है उनको PDA बोलते हैं, या टैबलेट्स है उनको PDA बोलते हैं। फोरम्स और न्यूज़ ग्रुप्स मतलब ब्लॉग्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लेकर, अगर आपको बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए हम ब्लॉग्स बनाते हैं। मतलब एक कम्युनिटी, जैसे CA लोगों का एक फोरम होता है, वहाँ पे CA लोग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखे जाते हैं,
या CS लोगों का एक फोरम होता है, लॉयर्स का एक फोरम होता है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल्स बनते हैं, आपने देखा होगा ग्रुप्स बनते हैं, तो उनको फोरम्स या ग्रुप्स बोलते हैं। ब्लॉग होता है ऑनलाइन जर्नल, आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिए, या ब्लॉगिंग के लिए अलग से यू हैव टू रजिस्टर, मेक अ ब्लॉग पोर्टल ऑल्सो, जहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपको जो भी कम्युनिकेट करना है, फैशन से रिलेटेड हो सकता है या टैक्सेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। स्काइप इज़ अगेन अ मीडियम जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, एंड दैट्स इट। तो डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इन लोगों ने हर चीज़ को 6 लाइन में एक्सप्लेन किया, बट वो सिर्फ बोर करेगा आपको और मेरे को पढ़ना। अगर मैं आपको समझाऊंगी मोबाइल फ़ोन क्या होता है, ईमेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, बट इसका कोई नीड नहीं है इस चीज़ को पढ़ने का। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये जो ऊपर डायग्राम दिया हुआ है ना, ये आपको देखना है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या कवर होता है। वो भी आई वुड एडवाइस कि इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल कम्युनिकेशन जहाँ टेक्नोलॉजी और डिवाइस यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। ईमेल आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गया, स्काइप आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, ब्लॉग्स आ गया, PDAs आ गया। ओके, देन वी मूव टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ पे पहले तो हम पढ़ लेते कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। The pattern of contacts among the members of organization and flow of information among them is called as communication network। मतलब किस पैटर्न में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है या कैसा नेटवर्क डेवलप हो रहा है अमंग्स द पीपल, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस नेटवर्क के मैडम 5 टाइप्स है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टाइप्स है। वर्टिकल नेटवर्क है, सर्किट नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क है और स्टार नेटवर्क है। एक एक करके मैं आपको सब समझाती हूँ। ये अगेन पटाखा है, इम्पॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और मैं इसीलिए भी इसको इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ क्योंकि ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो पहले कभी। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हो जाती है, ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और शायद आपके लिए नया भी है। वर्टिकल नेटवर्क, वर्टिकल नेटवर्क मतलब आप पहले डायग्राम देखो, इसमें क्या दिख रहा है कि एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर मतलब हायर अथॉरिटी का एक बंदा है और इसमें एक लोअर अथॉरिटी का बंदा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल नेटवर्क। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बोलता है कि मुझे ये काम 5 बजे तक चाहिए, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बोलता है, मतलब बॉस एम्प्लॉय को बोलता है कि मुझे ये काम 5 बजे तक डन चाहिए, और एम्प्लॉय बॉस को बोलता है कि हाँ सर 5 बजे तक मैं काम कर दूंगा, आपके टेबल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन भी हो गया और फीडबैक भी हो गया। इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, इट इज अ फॉर्मल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क मतलब सीधा सीधा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, दैट इज कि उसने बॉस ने एम्प्लॉय को बोला और एम्प्लॉय ने बॉस को बोल दिया और बात हो गई खत्म, दिस इज वर्टिकल नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ बोला कि भैया ये सुनना, ये काम कर देना 5 बजे तक, और आपने बोला हाँ ये काम 5 बजे तक कर देना। अब आप बोलोगे मैडम ये एग्जाम्पल तो आपने ऊपर भी दिया था, तो हाउ इज दिस सर्किट नेटवर्क डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क और सर्किट नेटवर्क में ये डिफरेंस है कि वर्टिकल नेटवर्क में नेसेसरीली वो हायर और लोअर अथॉरिटी के बीच में होना चाहिए, मतलब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। ऑन दी अदर हैंड सर्किट नेटवर्क में ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ये आपस में 2 एम्प्लॉयज़ भी बात कर सकते हैं, 2 बॉस भी बात कर सकते हैं, कोई भी सेम लेवल भी हो सकती है, डिफरेंट लेवल भी हो सकती है। इसमें भी वही होता है कि मैसेज जा रहा है कि प्लीज़ काम कर देना 5 बजे तक, और सामने से फीडबैक आ रहा है कि हाँ शाम को 5 बजे तक काम हो जाएगा। बट दिस कैन बी अ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय कि भाई मेरे को आज जाना है तो प्लीज़ मेरा काम करके बॉस को दे देगा क्या। दिस कैन बी लाइक दैट, तो बोलेगा हाँ भाई मैं कर दूंगा, शाम को 5 बजे तक काम दे दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 persons कम्युनिकेट, इट इज सिमिलर टू वर्टिकल नेटवर्क, but in circuit network A and B are not necessarily superior and subordinate, are not necessarily superior and subordinate। ये चीज़ ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम वर्टिकल नेटवर्क में भी वही था, मैसेज जा रहा था, फीडबैक आ रहा था, सर्किट नेटवर्क में भी वही है, मैसेज जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैडम? डिफरेंस ये हुआ कि वर्टिकल नेटवर्क में वो हायर और लोअर अथॉरिटी के बीच में होना ज़रूरी है, सर्किट नेटवर्क में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो हायर और लोअर अथॉरिटीज़ हो आपस में। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या होता है, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में फ्लो होता है। आप देखोगे ए थोड़ा ऊपर है, फिर ए बी को बताएगा, फिर बी के अंडर जो होगा वो सी को बताएगा, सी के अंडर जो होगा वो डी को बताएगा। तो ये एक प्रॉपर फ्लो में मूव हो रहा है, ये एक प्रॉपर फ्लो में मूव हो रहा है,
ए बी को बता रहा है, बी अपने से अंडर वाले को बता रहा है, सी अपने से अंडर बता रहा है। एक चेन डेवलप हो रही है, एक चेन डेवलप हो रही है, हायरार्की डेवलप हो रही है कि हाँ भैया ये बॉस था, उसने अपने नीचे वाले को बताया, उसने अपने नीचे वाले को बताया, तो ऐसे करके एक चेन डेवलप हो रही है, तो उसको बोलते हैं चेन नेटवर्क। नेक्स्ट इज व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क इज वेयर ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं और ये है एक सुपीरियर, ये बॉस है और ये सारे एम्प्लॉयज है उसके। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बॉस है, एक ही बॉस है जो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ये कैसी सिचुएशन में हो सकती है, इमरजेंसीज की सिचुएशन में हो सकता है। सपोज एकदम एकदम सुपर अर्जेंट सिचुएशन आ गया, तो क्या हम चेन नेटवर्क फॉलो करते बैठेंगे कि मतलब भैया कल बहुत अर्जेंटली एक मीटिंग लेनी है या कल बहुत अर्जेंटली माल डिलीवर करना है ना, हम सबको ओवर टाइम करके करना पड़ेगा, या कोई क्राइसिस आ गया, कुछ भी हो सकता है अर्जेंट में, तो क्या हम चेन नेटवर्क फॉलो करेंगे कि वो सीईओ अपने सीईओ हेड को बताएगा, फिर वो डिपार्टमेंट हेड को बताएगा, फिर वो मैनेजर को बताएगा। ऐसे तो इमरजेंसी की सिचुएशन और वर्स होती जाएगी ना। तो इसीलिए एक ही सीईओ बोलता है कि सबको यहाँ पे 5 बजे आना है, मैं मीटिंग लूँगा, आप एम्प्लॉय हो, आप लेबर हो, आप स्वीपर हो, आप बॉस हो, आप मैनेजर हो, आप कुछ भी हो, आपको आना है। सीईओ बोलता है मैं ही सबको एक साथ एड्रेस करूँगा। तो दैट इज व्हील नेटवर्क। एक ही सुपीरियर है और बाकी सब सबऑर्डिनेट्स हैं, तो दैट इज व्हील नेटवर्क। स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में भैया कोई चेन नहीं है, ना कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का सिस्टम है, ना कोई अथॉरिटी का सिस्टम है, ना कोई हायरार्की का सिस्टम है। जिसको जो मन में आ रहा है वो वैसे कम्युनिकेट कर रहा है। आप देख रहे हो इस डायग्राम में, आपको कोई भी फ्लो समझ में आ रहा है? नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वो वैसे कम्युनिकेट कर जाए। इट इज ओपन टू ऑल मेंबर्स एंड विदाउट हेजिटेशन। अब ये कहाँ हो सकता है? ये होता होगा लंच एरिया में, कि आप लंच करो तो आप सोचते हो कि बॉस है, ये एम्प्लॉय है, आप नॉर्मल बातें कर रहे हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन, बॉस हो, सुपीरियर हो, नहीं हो, कुछ भी हो, you are communicating freely without hesitation. That is called a star network. यहाँ there are no barriers in this, no superior subordinate, no authority, no hierarchy, nothing. तो ये थे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अगेन वील क्विकली रिवाइज। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या थे मैडम? कम्युनिकेशन नेटवर्क है वर्टिकल नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क एंड स्टार नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क में क्या था मैडम? वर्टिकल नेटवर्क में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैसेज सामने से फीडबैक आ जा रहा है तुरंत का तुरंत, दो लोग कम्युनिकेट, सुपीरियर सब, बट इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कंपल्सरीली होता है। ऑन दी अदर हैंड मैडम सर्किट नेटवर्क में मैं मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सामने से फीडबैक आ रहा है, पर ये वर्टिकल नेटवर्क से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सुपीरियर सबऑर्डिनेट हो आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हो। नेक्स्ट चेन नेटवर्क है। चेन नेटवर्क में मैडम एक हायरार्की में सब कुछ फ्लो होता है, वो बॉस अपने नीचे वाले को बताएगा, वो अपने नीचे वाले को बताएगा, वो अपने नीचे वाले को बताएगा, ऐसे करके एक चेन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट होता है। व्हील नेटवर्क होता है जहाँ पे एक ही सुपीरियर है मैडम, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इमरजेंसी मीटिंग बाय सीईओ, ऐसे करके आप इसको याद कर लो कि सीईओ की इमरजेंसी मीटिंग थी, तो एक ही सुपीरियर है, बाकी सब सबऑर्डिनेट है, वो एक ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्टार नेटवर्क, यहाँ पे किसी का कोई माई बाप नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है अगर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, यहाँ पे वो हाल है। तो अगेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कौन से टाइप के? देयर इज वर्टिकल नेटवर्क, देयर इज, एक सेकेंड, कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन से टाइप के? देयर इज वर्टिकल नेटवर्क, देयर इज सर्किट नेटवर्क, देयर इज चेन नेटवर्क, देयर इज व्हील नेटवर्क, देयर इज स्टार नेटवर्क। प्लीज रिपीट विथ मी, कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन से टाइप के? देयर इज वर्टिकल नेटवर्क, देयर इज सर्किट नेटवर्क, देयर इज चेन नेटवर्क, देयर इज व्हील नेटवर्क एंड देयर इज स्टार नेटवर्क। ओके, नाउ वी कम टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई चीज़ जो आपको रोक रही है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो गया? कोई चीज़ जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में रोक रही है, बाधा ला रही है। जैसे आप बोलते हैं ना, अ बैरियर टू एंटरिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर इज अ डोर। ये डोर लगा है बीच में, इसीलिए आप एक रूम से दूसरे रूम के बीच में नहीं जा पा रहे हो, तो दैट डोर इज एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर यू टू मूव बिटवीन वन रूम टू अनदर रूम। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो बाधाएं ला सकती है, जो दिक्कत ला सकती है प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो हम पढ़ते हैं। इट मे बी कॉज ड्यू टू मेनी रीजंस। फर्स्ट रीजन इज
लैक ऑफ प्लानिंग। अब आप देख रहे हो कि मैं प्रॉपर आपको पढ़ाने आई हूँ, तो मैं अपनी मार्किंग्स करके आई हूँ, येलो नोट्स येलो वगैरह मार्क करके आई हूँ, मैं लिखते जा रही हूँ साथ में, मुझे पता है कि कौन सा एग्जाम्पल देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मैं चीज़ें प्लान करके आ रही हूँ, इसीलिए हमारा लेक्चर स्मूथ जा रहा है। यही अगर मैं लेक्चर प्लान करके नहीं आती, मैं सोचती कि अच्छा इसका ना ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ, उसका ना वो एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अच्छा नहीं ये एग्जाम्पल गलत हो गया, अच्छा ये एग्जाम्पल राइट हो गया, मतलब मैं प्लान नहीं करके आती, तो क्या आप एक प्रॉपर फ्लो में सुनते, आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता, तो एक बैरियर हो जाता अगर मैं प्लान नहीं करके आती हमारे प्रॉपर कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज फॉल्स अजम्पशंस। अगेन अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ, अरे बिजनेस कम्युनिकेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है बचपन से, जाने दो, मैं नहीं पढ़ाती तुमको ये चीज़, मैं सिर्फ 2-3 टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद में तुमको और कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि तुमको पता है वो चीज़, तुम वो चीज़ पढ़ के आए हो, ये मैं फॉल्स अजम्पशन लगाती हूँ कि तुमको वो चीज़ पता है, तुम पढ़ के आए हो, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। जो हमारा गोल है कम्युनिकेशन का, किसी CET में मार्क्स अच्छे लाने हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो प्रॉब्लम में आ जाता है, वो हिंड्रेंस हो जाता है। एम्बिग्विटी मतलब क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती। अब जैसे मैं एक एम्प्लॉई ने बोला यस सर आई विल गेट इट डन इन द नेक्स्ट वीक, आई विल गेट सम वर्क डन, मैं अगले हफ्ते में इसको कर दूंगा, ये मैंने मैसेज बोल दिया। अब अगला हफ्ता तो कुछ भी हो सकता है ना, अगले हफ्ते में 7 दिन है भाई, अगले हफ्ते में से कौन से दिन करेगा तू? मंडे को करेगा, ट्यूसडे को करेगा, सैटरडे को करेगा, फ्राइडे को करेगा, तो ये एम्बिग्विटी आ जाती है कि कौन से दिन मैसेज जाएगा, मतलब कौन से दिन काम होगा। बॉस सोचेगा कि अरे अगले हफ्ता मतलब मंडे को ही कर देगा, एम्प्लॉय सोचेगा अरे अगले हफ्ता मतलब सैटरडे को करूंगा आराम से, तो कम्युनिकेशन बराबर से नहीं हुआ, उसके कारण पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो अटक जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करना है और मैं लिख देती हूँ कि सुनो प्लीज परचेज ऑर्डर में आई नीड लाइट्स, अरे लाइट्स कौन सी लाइट्स चाहिए भाई, प्लीज क्लियर, दिस इज अ वेरी एम्बिगुअस वर्ड टू यूज कि आई नीड 10 पीसेज ऑफ लाइट्स, विच लाइट, यू नीड ट्यूब लाइट, आपको बल्ब चाहिए, आपको LED लाइट चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो ये एम्बिग्विटी हो जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देना। अब मैंने तुमको बताया कि कम्युनिकेशन के 4 फ्लोज थे, अपवर्ड फ्लो है, डाउनवर्ड फ्लो है, डायगोनल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अब तुम लगे हुए हो व्हाट्सएप में, मेरा लेक्चर सुन रहे हो तुम नाम के लिए, बट तुम लगे हुए हो व्हाट्सएप में, तुम उनको हाय जानू बाय बाबू कर रहे हो, तो तुमने सुना कि कम्युनिकेशन के 5 फ्लो है, तुम एग्जाम में मार्क करके आ गए 5 फ्लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं बैठ पाया। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन के 4 फ्लोज है, मैं रिवाइज करा रही हूँ, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन प्रॉपरली, तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया। वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया मतलब 4 का 5 हो गया, उसके कारण तुमने एग्जाम में गलत मार्क कर दिया, मतलब वो मैसेज डिस्टॉर्ट होने का रॉन्ग कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो दिस हैपन्स when receiver is busy और preoccupied with other things। तुम व्हाट्सएप पे बिजी थे, इसीलिए वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया, इसलिए तुमने 4 का 5 समझ लिया वो मैसेज को। नेक्स्ट इज पासिंग जजमेंट्स। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि मतलब अगर जैसे तुमने टेस्ट में, मैंने टेस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि टेस्ट में तुमने मार्क्स अच्छे नहीं लिया और मैं तुमको पूरा एम्बैरस कर दे रही हूँ पब्लिकली, ये एक तरीका होता है। या दूसरा तरीका होता है कि मैं तुम्हें बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, हम 1-on-1 डिस्कशन करते हैं, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में तुम अच्छा और मेहनत करना और अच्छे से होगा। तो अगर मैं जैसे मैंने बोला था जजमेंट्स में पास करूँगी, तो उससे मैसेज मतलब उससे कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम अगली बार मुझसे बात करने में हेजिटेट करोगे, तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो वो कम्युनिकेशन जो गोल है कि हमें CSET क्रैक करना था, वो खत्म हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इम्प्लाइड मीनिंग्स। Messages may not always convey a meaning in a straightforward manner and if the background of sender and receiver is not similar। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे तुम लिख लो ब्रो। आजकल तुम देख रहे होंगे ब्रो बहुत ट्रेंड में है। मतलब ब्रो नॉर्मली कोई अगर आप किसी बड़ों को पूछोगे ना तो ब्रो बोलेंगे, ब्रो मतलब ब्रदर होगा ना, ब्रो मतलब ब्रदर। बट आजकल तो आप देखो लड़कियां में एक दूसरे को ब्रो सुनना, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं। तो ये आपके और मेरे को समझ में आ रहा है, इस जनरेशन को समझ में आता है कि ब्रो एक नॉर्मल टर्म है जो हम नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं दोस्त की जगह। बट अगर हम मम्मी पापा या दादा दादी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे ब्रो मतलब ब्रदर होता है। तो आपस में लड़कियां एक दूसरे को कैसे बुला रही है। तो इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं, मतलब आपके लिए ये इम्प्लाइड था कि अरे ब्रो तो नॉर्मल है, बट मम्मी पापा के लिए वो चीज़ इम्प्लाइड नहीं थी कि ब्रो, उनके लिए ब्रो तो आज भी ब्रदर का मतलब होता है।
ओके तो ये एक बैरियर हो सकता है, मतलब तुमने उसको सही तरीके से लिया बट तुम मम्मी पापा को ब्रो बोल रहे हो उनके सामने, तो उन्हें अज्यूम कर लिया कि वो ब्रदर ही हो गया। मीनिंग लैक ऑफ ट्रस्ट। अब जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला कि हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, तो तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड इसीलिए हम आज 3rd लेक्चर पे पहुंचे, इसीलिए हम एक एक करके चीज़ें कवर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया होता, तुमने बोलता कि मैडम कुछ तो झोल कर रही है, मैडम कुछ तो गलत पढ़ाने वाली है, उनका पक्का प्लान है स्टार्टिंग में 3 चैप्टर स्किप कर देने का। तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तो तुम मेरे से ट्रस्ट किए बिना अगर हाफ ट्रस्ट में तुम एक क्लास सुनोगे तो तुम प्रॉपरली उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा ही कि अरे मैडम चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था, मेरे को तो मैडम पे विश्वास ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ करने वाली भाई। तो ट्रस्ट अगर नहीं है तो वो एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन को लेके। प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स में बी डिस्टॉर्टेड इंटेंशनली, हाउएवर दैट आर वर्ड्स दैट ऑफन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब सिमेंटिक मतलब लैंग्वेज के कारण कुछ होता है। अब चाइल्ड कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। यू से आई हैव अ चाइल्ड एंड तुमने बस बोल दिया आई हैव अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो इट कैन बी अ बॉय ऑल्सो, इट कैन बी अ गर्ल ऑल्सो, इट कैन बी एनी थिंग। तो दिस इज इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। या ब्रो वाला एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं कि तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल एक टर्म है, मम्मी पापा के लिए वो ब्रदर वाला है। तो प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन यहाँ आ जाता है कि डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से परस्यू किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ बार्क का, यहाँ पे तुम वो भी लिख सकते हो बार्क। बार्क मतलब कुत्ता जब भौंकता है उसको भी बार्क बोलते हैं, और ट्री की जो लेयर रहती है उसको भी बार्क बोलते हैं। तो इफ़ यू यूज़ बार्क इन अ सेंटेंस, अगर तुम कुत्ते के भौंकने का बोलना चाह रहे थे, डॉग वाज बार्किंग, और सामने वाले ने वो ट्री वाले बार्क को समझ लिया, तो पूरा मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन मतलब एक ही चीज़ जो अलग अलग मीन करती है उसमें कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो ये थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या थे, अगेन वील क्विकली रिवाइज। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन था मैडम लैक ऑफ प्लानिंग, फॉल्स assumptions, ambiguity, distortions, passing judgments, implied meanings, lack of trust and problem of semantic distortion. Again, communication barriers क्या क्या थे मैडम, lack of planning, false assumption, ambiguity, passing judgments, implied meaning, lack of trust, problem of semantic destruction. ये सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। अब बैरियर आ गया तो बस के बैरियर आ गया, अब इसका कुछ करेंगे नहीं क्या, दिक्कत आ रही तो दिक्कत को ओवरकम भी तो करना है ना। तो दिक्कत को ओवरकम कैसे करेंगे, वेज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी दिक्कतों को हम दूर कैसे कर सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर रहे, वो इफेक्टिव रहे। इसके लिए फर्स्ट इज क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। द पर्सन सेंडिंग द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड। मतलब ऑपोजिट हो गया ना, जैसे उसमें बैरियर था कि तुमने प्लान करके नहीं आए, मतलब मैं प्लान करके नहीं आई। क्लैरिफाई आइडियाज मतलब मैं अपने हेड में प्लान करके आई हूँ। जो बैरियर है जो दिक्कत दे रहा है उसका ऑपोजिट ही तो दिक्कत सॉल्व करेगा ना। तो कुछ कुछ जगह में अपना कॉमन सेंस भी यूज करो कि ये चीज़ दिक्कत दे रही है तो इसका ऑपोजिट चीज़ दिक्कत सॉल्व भी करेगी। तो ऊपर लैक ऑफ प्लानिंग दिक्कत दे रही थी, तो यहाँ क्लैरिफाई आइडियाज करना या प्लान करना दिक्कत को सॉल्व कर देगा। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। तुम्हारा नीड है अभी CA-CET का बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना। मैं तुमको आके पढ़ाने लग गई बायोलॉजी, मैं तुमको आके पढ़ाने लग गई केमिस्ट्री, तुम्हारा कोई नीड है क्या इस चीज़ में, तुम बैठोगे क्या सुनने, नहीं। तो इसीलिए आई हैव टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू योर नीड विच इज़ टू लिसन टू द बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे बुक माई लेक्चर की टीम भी आपसे पूछती है कि आप कैसे फॉर्म में लेक्चर चाहोगे, आप गूगल ड्राइव पे चाहोगे, पेन ड्राइव पे चाहोगे, या MCQ अगर आपको सॉल्व कराना है तो आपको कौन से चैप्टर में डाउट है, हम कौन सा चैप्टर केटर करें, लाइव जाए कि रिकॉर्डेड दे, आपको क्या करें। तो आपके सजेशंस को लेके हम इनकॉर्पोरेट करके फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम ऐसे करके कम्युनिकेट करते हैं तो एक बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है जो एक मैक्सिमम ऑडियंस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आप जब भी बात कर रहे हो आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो और आप कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे उर्दू में बात करने लग गई, अभी हिंदी या इंग्लिश की जगह मैं उर्दू में बात करने लग गई, तो आपको समझेगा क्या, आपका पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन ही पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, अगेन दिस इज सिमिलर टू द नीड ऑफ द लिसनर, कि भैया आप यहाँ पे आए हो बिजनेस कम्युनिकेशन सुनने, इसलिए मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो आपका हेल्प ही नहीं होगा, उसमें आपका कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं होगा। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, जैसे आपको फीडबैक आपको बोलते हैं लेक्चर डालने के बाद कि आप बताओ आपका लेक्चर फ़ायदेमंद था क्या, आई होप दिस वाज यूज़फुल टू यू। मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज़ पढ़ के आना, फिर आपसे अगले दिन पूछती हूँ कि भैया आप रिवाइज़ करके आए क्या, रिवाइज़ नहीं किया तो प्लीज़ पॉज करके रिवाइज़ कर लो। मतलब एक प्रॉपर फीडबैक हो रहा है, मैं बोल रही हूँ आपकी तरफ से मुझे फीडबैक आ रहा है, तो एक सीमलेस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जा रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, द इंफॉर्मेशन सेंड टू रिसीवर शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला कि भैया मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। फिर मैं कल आपको बोल देती हूँ कि अरे मैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ नहीं, मेरा तो एक्चुअली फाइनल क्लियर ही नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही खुद को सीए बोलती फिरती हूँ। तो मैं खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, तो इससे आपको क्या ट्रस्ट ही नहीं आएगा मुझ पर। आप मुझ पर अरे खुद का तो मैडम को पता नहीं कुछ सीए है कि नहीं है, फालतू का बकवास करती, हमको क्या पढ़ा लोगे तुम, हाँ हमको क्या पढ़ा लोगे। तो दैट इज़ आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप जो मैसेज दे रहे हो उसमें जो आपने पहले बोला था उसी पे आपको स्टिक ऑन करना है। फॉलो अप कम्युनिकेशन, अगेन द सेम थिंग ऑफ टेकिंग फीडबैक। जैसे मैं आपको बोली कि रिवाइज़ किया क्या, आपने रिवाइज़ करने बोला आपको, फिर अगले दिन मैं पूछती हूँ आपको आके कि अरे आपने रिवाइज़ किया क्या लेक्चर। बी अ गुड लिसनर, अब ये है एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कि आप बोलोगे कि लिसनर बी ए गुड लिसनर, जैसे आपके और मेरे केस में है, तो आप बोलोगे कि बी ए गुड लिसनर तो सिर्फ आपका काम है ना, क्योंकि बोल तो मैं रही हूँ आप सुन रहे हो, तो आपको ही अच्छा लिसनर होना ज़रूरी नहीं। इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर, कि जब भैया आप मुझे अपना फीडबैक दे रहे हो, जब आप मुझे अपने सजेशंस दे रहे हो, तब मैं भी एक अच्छी लिसनर होकर सुनूं, तभी हमारे बीच का कम्युनिकेशन अच्छा बैठ पाएगा। ओके, इसको रिवाइज करते हैं हम। ways to overcome barriers to communication, clarify ideas before communication, communicate according to the need of the receiver, consult others before communication, communicate, choose your content, tone and message wisely, convey things of help and value, ensure proper feedback, consistency of message, follow up of communication and be a good listener. With this, hearty congratulations, we have completed one of the lengthiest chapter of business communication. एंड बहुत लंबा चैप्टर है ये, लोगों की हालत ख़त्म हो जाती है। हमने इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, अलॉन्ग विथ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज भी हमने लास्ट में कवर की है। एंड क्या बोलते, उसके बाद भी हमने 3 लेक्चर में इसको कवर किया है विथ रिवाइजिंग सो मैनी टाइम्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि हम बार बार क्लास में बहुत रिवाइज भी कर रहे हैं, वो 2-2 मिनट करके बहुत टाइम लग जाता है हर चीज़ रिवाइज करने को। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया आज वो हम क्विकली रिवाइज करते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? स्टार्ट किया था यहाँ से, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैडम मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपने बताया नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसमें से चॉइस कैसे डिसाइड होगी, उसमें से चूज़ कौन सा करना है कि हमारे लिए कौन सा मीडियम है। तो आप चूज़ करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ और पॉलिसी के हिसाब से, आप चूज़ करोगे कि कॉस्ट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके हिसाब से, आप चूज़ करोगे कि आपका नेचर ऑफ मैसेज कैसा है उसके हिसाब से, डिस्टेंस इन्वॉल्व एंड रिसोर्सेज, इसके बेसिस पे आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सा मीडियम चूज़ करना है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन का था जो मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी डिवाइस और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल कम्युनिकेशन। इट कुड बी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप, मैसेजेस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ब्लॉग्स और फोरम्स और न्यूज़ ग्रुप्स, इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात हुई थी, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क थे 4 टाइप के। वर्टिकल नेटवर्क था, सर्किट नेटवर्क था, चेन नेटवर्क था, व्हील नेटवर्क था और स्टार नेटवर्क था। तो वर्टिकल नेटवर्क में मैडम मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, सामने से आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, तो उसमें बट ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद आता था सर्किट नेटवर्क, मैडम उसमें भी यही हो रहा था कि मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप सामने से मुझे फीडबैक दे रहे हो, बट यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये था सर्किट नेटवर्क। उसके बाद मैडम आया चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में था एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में कि बॉस अपने नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को, एक चेन ऑफ अथॉरिटी के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप हो रहा था। व्हील नेटवर्क में एक ही सुपीरियर था, बाकी सब सबऑर्डिनेट्स थे कम्युनिकेशन के लिए। ये इमरजेंसी की सिचुएशन का हमने एग्जाम्पल दिया था कि CEO एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करता है,
स्टार नेटवर्क में कोई माई बाप नहीं है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। यहाँ पे कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर ले रहा है, यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ये थे कि आप प्रॉपरली प्लान करके नहीं आए तो वो बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। फॉल्स अजम्पशन, एम्बिग्विटी, पासिंग ऑफ जजमेंट, डिस्टॉर्शंस, implied meaning, lack of trust एंड प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, ये सब थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है उसके सोल्यूशंस ये थे कि आप क्लैरिफाई करके आओ आइडिया, आप नीड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करो, आप कंसल्ट करो दूसरों को बिफोर कम्युनिकेटिंग, आप लैंग्वेज, टोन और कंटेंट देख के करो कम्युनिकेट, आप जो हेल्प की चीज़ है वही कम्युनिकेट करो, प्रॉपर फीडबैक इंश्योर करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो मैसेजेस की, फॉलो अप लो और लास्टली गुड लिसनर बनो। अब ये होता है एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके नीचे कुछ MCQs हैं वो हम करेंगे, बहुत सिर्फ 5 ही MCQs हैं। अबाउट MCQs वी विल बी गिविंग यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ MCQs चैप्टर वाइज, थोड़े कंपाइल्ड भी, बट आपको वो टाइमली मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। उसका आपको मीन्स मोड भी बता दिया जाएगा कि वो कैसे आपको मिलेंगे। अभी मैं चाहती हूँ, आई नो बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, बट आई वुड स्टिल वॉन्ट, हमने एक एक चीज़ को हर क्लास के हर पैराग्राफ को रिवाइज़ किया, क्लास के एंड में रिवाइज़ किया, अगले क्लास के बिगनिंग में भी रिवाइज़ किया है, बट ये चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि हम एक बार इसको, वी हैव टाइम टुडे, तो हम एक बार इसको फटाफट लाइक अ वेरी मैराथन, वेरी फास्ट ट्रैक रिविजन, ये चैप्टर पूरा का पूरा फटाफट रिवाइज करें 5 मिनट्स में। ओके तो लेसन 4 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव, दिस इज गोइंग टू गो वेरी फास्ट एंड मतलब आपने रिवाइज किया तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, नहीं आ रही है अगर तो आपको वापस से वो टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक में आप वीक जा रहे हो। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मैडम कम्युनिकेशन डिराइव हुआ, कम्युनिकेट से, कम्युनिकेट डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम था कम्युनिस। कम्युनिस मीन्स टू शेयर, शेयर क्या करना है, फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और फीलिंग। उसके बाद 4 डेफिनेशन दी गई थी, 4 डेफिनेशन को हमने इलॉजिकल ट्रिक्स से लर्न किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हुड हुड दबंग दबंग हटसन, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, तो 2 पीपल इन्वॉल्व है इसलिए कून्स एंड ओ डैनियल। टॉम एंड जेरी जहाँ इमोशंस है, इमोशंस हमारा सबसे बड़ा इमोशन बचपन का था, टॉम एंड जेरी, तो जॉर्ज टेरी, सम ऑफ ऑल थिंग्स, तो दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय एलन लुइस। एक रेसिडुअल डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी में भी दी थी और उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन स्कॉट ने दी थी। उसके बाद फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन था, बिजनेस कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, it's an interdisciplinary science and it is not only communication of facts and ideas but opinions and emotions as well. Importance of communication क्या थी कि size, increase in size हो गया, कट थ्रोट competition हो गया, specialization बढ़ गया है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हो गए हैं, ह्यूमन रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड आपके पर्सनल एसेट के लिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या था, डेवलप एन आइडिया, एनकोड द मैसेज, ट्रांसमिट, रिसीव द मैसेज, डिकोड द मैसेज एंड फीडबैक। नॉइज वॉज अ बैरियर, नॉइज वॉज नॉट अ communication process. Principles of effective communication, 7 C's, clarity, concreteness, correctness, conciseness, consideration, courtesy and correctness. उसके बाद इसके साथ कुछ गाइडलाइंस भी दी गई थी। गाइडलाइंस क्या थी कि आपको अपने मैसेजेस को ओन करना है, आपको सामने वाले को कंसिडर करना है, उसके शूज़ में जाके देखना है कि वो क्या कर रहा है, फीडबैक लेना है, अगर रिपीट करना ज़रूरी है तो आपको रिपीट करना है, जज नहीं करना है और फैक्ट्स के बेसिस पे बात करनी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था जॉहरी विंडो का जिसने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए थे, ओपन जिसको अरीना भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन जिसको फैसेट भी बोलते हैं और अननोन। ओपन ऐसा था, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम CS कम्युनिकेशन CSET की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो दैट इज नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, यू डू नॉट नो विच आइसक्रीम फ्लेवर आई लाइक, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, आपको पता है मैं प्यार में अंधी हूँ बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस कब एंड होने वाला है। ये जौहरी विंडो थी, जोसेफ और हैरी ने डिटरमाइन की थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं उनको इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रहा है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर कम्युनिकेशन फ्लोज था, हॉरिजॉन्टल फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो एंड डायगोनल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो था कि बॉस से एम्प्लॉय की हो रहा है, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी फ्लो हो रहा है। अपवर्ड फ्लो था
कि लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी फ्लोर है, डायगनल फ्लो था बिटवीन द डिपार्टमेंट्स फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लो था विद इन द सेम डिपार्टमेंट फ्लोर है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट कैसे करना है, वर्बल कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, वर्बल में रिटन, ओरल, रिटन मतलब लिख के, ओरल मतलब बोल के, विजुअल मतलब देख के, ऑडियो विजुअल मतलब देख और सुन दोनों के। फिर उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, नॉडिंग के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, नॉडिंग के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। फिर हमने आज से स्टार्ट किया था कि चॉइस क्या कैसे चूज करेंगे हम कि कौन सा मीडियम चूज करना है टू कम्युनिकेट। तो ऑर्गेनाइजेशन की साइज और पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट के ऊपर इन्वॉल्व डिपेंड करता है, मैसेज का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और रिसोर्सेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन जो यहाँ पे मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे डिवाइस यूज हो रहा है और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ईमेल, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ब्लॉग्स, फोरम्स, ऐसे करके। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क पे आए मैडम, 5 टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क है। वर्टिकल नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क सुपीरियर सबऑर्डिनेट है और मैसेज जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, यहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट होना जरूरी है। उसके बाद सर्किट नेटवर्क, मैसेज जा रहा है, आ रहा है, बट यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट होना जरूरी नहीं है। चेन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, हायरार्की के थ्रू ही, चेन ऑफ कमांड के थ्रू मैसेज का नेटवर्क बैठ रहा है। व्हील नेटवर्क एक ही सुपीरियर है, बाकी सब सबऑर्डिनेट्स है, सीईओ की इमरजेंसी मीटिंग इसका एग्जाम्पल था। स्टार नेटवर्क, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। फिर हमने लास्ट में देखा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्यों आते हैं कि आपने प्लान नहीं किया प्रॉपर्ली, फॉल्स अजम्पशंस है, एम्बिग्विटी है, डिस्टॉर्शंस है, पासिंग ऑफ जजमेंट्स है, इम्प्लाइड मीनिंग है, लैक ऑफ ट्रस्ट है एंड प्रॉब्लम ऑफ सेमेंटिक डिस्टॉर्शंस। फिर हमने आखिरी में पढ़ा कि प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करेंगे कि आइडियाज़ को आपको क्लैरिफाई करना है, कंसल्ट करना है अदर्स को, आपको नीड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज, टोन और कंटेंट का ध्यान देना है, फीडबैक लेना है, कंसिस्टेंसी लेना है, फॉलोअप लेना है और लास्टली गुड लिसनर बनना है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब हम दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब हम बार बार रिवाइज करते। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर हमने फटाफट ओवरव्यू में रिवाइज कर लिया। तो यही होता अगर आप बार बार मेरे साथ क्लास में रिवाइज करोगे, फिर प्रॉपर्ली पढ़ के आओगे, तो आपका इतना फास्ट एक चैप्टर कवर हो सकता है। ओके, यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस है। कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली इज इंटरनल कम्युनिकेशन। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जहाँ वर्ड दिखा नहीं कि जहाँ पे वर्ड्स शब्दों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ शब्द यूज नहीं हो रहे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है जहाँ नॉट वर्ड दिया है। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड मतलब वो वर्बल कम्युनिकेशन का आपको एग्जाम्पल पूछना जहाँ शब्द यूज हो रहे, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। चैनल विच इज मोस्टली एसोसिएटेड विद गॉसिप्स एंड रूमर्स इज कॉल्ड एज ग्रेप पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन में अकर इफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर असाइन डिफरेंट मीनिंग्स टू सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग्स डिफरेंट वर्ड। जो बाग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो सेमेंटिक बैरियर था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेंथीएस्ट चैप्टर, लेंथीएस्ट ही बोलूँगी मैं, लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड इसको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है, बार रिवाइज़ किया है। अब आज हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, तो हम थोड़े से, ज़्यादा नहीं करेंगे। टुडे आई विल गिव यू अ फ्री स्पेस कि हाँ आपने कल मेरे साथ सपोर्ट किया, आपने थोड़ा सा लंबा लेक्चर सुना, तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर इसको करूँगी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने ऑडिट तक, कल हमने पूरी ए सीरीज़ ख़त्म की थी, अब हम बी सीरीज़ पे आते हैं। बी सीरीज, बैड डेट एंड व्हाट इज बैड डेट? एन ओपन अकाउंट बैलेंस और लोन दैट इज प्रूव टू बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट। बैड डेट हम तब बोलते हैं जब हमें जब हमें प्रूफ हो जाता है, जब हमें प्रूव हो जाता है कि ये डेट कलेक्ट नहीं होने वाला है, एक सफिशिएंट एविडेंस आ जाता है कि भैया हमारा जो डेट है, मतलब हमने अगर किसी को उधारी दी है तो वो हमें वसूल नहीं होगी। जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है तब हम उसको बैड डेट की तरह क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज बेल। बेल इज ऑल्सो कॉल्ड इज बॉन्ड। आप देखते होंगे ना मूवीज़ में या सीरियल्स में कि मैं आया हूँ, मैं बेल करवा के रहूँगा तुम्हारी, मैं तुम्हें बेल दे दूँगा। तो बेल का क्या मतलब है? उसको मतलब जेल में लेके जाते हैं और फिर बेल दिलवा देते, तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है। नहीं, बेल इज जस्ट अ टेम्पररी रिलीज
विद एन अश्योरेंस कि भैया आप जब भी हमको कोर्ट में बुलाओगे हम आ जाएंगे, बट अभी आप हमको घर जाने दो। तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्पररी रिलीज दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू कोर्ट, मतलब अभी आप इनको बेल दे दो, अभी आप इनको घर जाने दो, ये कोर्ट आ जाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट is a period, usually the financial year, showing assets and liabilities, net worth of an organization at a particular time. At this stage हमारे जैसे हम कभी भी देखेंगे 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट में 31 मार्च एज ऑन दैट डेट कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ है और नेटवर्थ क्या है, ये हमें बैलेंस शीट बताती है। बैंक अकाउंट क्या समझाऊँ मैं, बैंक अकाउंट आप खुलवाते हो कि भैया पैसे जमा करने या विड्रॉ करने या जो भी आपको ट्रांजैक्शंस करने थ्रू बैंक अकाउंट। बैंक रेट, जिस रेट पे आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो बैंक कौन सा रेट चार्ज करती है, आप बैंक के पास एफडी देते हो तो बैंक आपको कौन सा इंटरेस्ट देती है, ये बैंक रेट है। ये बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करती है कि कौन सा बैंक रेट डिटरमाइन होगा। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक आती है या आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट आता है जिसमें डेबिट क्रेडिट होते हैं कि आपने पैसे इतने जमा किए, इतने निकाले, फिर इतना बैलेंस बचा, तो ये सारी डिटेल्स आपको बैंक स्टेटमेंट में मिलती है। बैंक्रप्सी इज कोई इंसान या फिर कोई पर्सन, अ लीगल कंडीशन और अ पर्सन ऑफ बिजनेस इन विच लाइबिलिटीज़ एक्सीड द एसेट्स, मतलब आपके जितने एसेट्स हैं और जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई और एसेट्स कम हो गए हैं, मतलब आपको नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, तो आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हो, मतलब बोलते हैं आप हाथ खड़े कर देते हो कि भैया मेरी लाइबिलिटीज़ अभी बहुत बढ़ गई है, मेरे पास इतने एसेट्स नहीं है, तो मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं बैंक्रप्सी डिक्लेयर करता हूँ, आई डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी बैंक्रप्ट। बुक वैल्यू, आप जिस वैल्यू पे अपनी बुक्स में कोई पर्टिकुलर एसेट या कोई चीज़ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू इज नॉट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू, ऐसा नहीं, इज नॉट नेसेसरीली द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि मार्केट में इसकी वैल्यू तो आपने बुक में क्यों डिसाइड की, नहीं। बुक वैल्यू मतलब आपने एसेट लिया, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, उसके बाद जो वैल्यू बची डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद, दैट इज योर बुक वैल्यू। दैट मे और मे नॉट बी सेम टू द मार्केट वैल्यू, इट कैन बी सेम बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली द सेम। बुक कीपिंग मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो अपने पूरे डे टू डे इसके, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बाउंस्ड चेक अगर आप सुनते हो तो आपके दिमाग में यही आता है कि चेक बाउंस होता होगा जब, क्या बोलते, चेक तभी बाउंस होता होगा जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता होगा, तब चेक बाउंस होता होगा। येस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज जिसके कारण चेक बाउंस होता है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली कॉज। उसके अलावा भी कॉजेज होते हैं कि अगर साइन मैच नहीं हो रही है या फिर व्हेन अ बैंक रिफ्यूजेस टू पेड इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट फंड्स, सिग्नेचर मिसमैच और सम अदर रीजन। अगर आपने चेक पे साइन किया, वो साइन आपके बैंक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैच नहीं हो रही तो भी चेक बाउंस हो जाता है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियसली चेक बाउंस ही हो जाता है, तो इसीलिए उसको बाउंस चेक बोलते हैं। बाउंस चेक मतलब अगर मैंने आपके नाम पे चेक दिया और वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंस चेक। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, इसको अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बहुत आसान शब्द दूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन होता है, जहाँ आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, मतलब आपको लॉस बेयर नहीं करना पड़ रहा है, आप एट पार पॉइंट पे हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस कवर हो जा रहे हैं आपके रेवेन्यू से, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे बोला जाता है। जहाँ आप लॉस नहीं खा रहे हो, आप इवन पे हो बट आप लॉस नहीं खा रहे हो, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। बाय सेल अग्रीमेंट कैसा होता है, अब जैसे सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से दो पार्टनर्स है, उनका 50-50 रेशो 50-50% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है, तो उसमें एक पार्टनर मर जाता है, तो अब अनदर पार्टनर कैन एंटर इनटू अ बाय सेल अग्रीमेंट टू परचेज दैट शेयर, जो जिसके पास था जो मर गया उसका शेयर, अगर उसको प्रॉफिट शेयर परचेज करना है तो वो बाय सेल अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। उसके बाद सी सीरीज चालू करनी चाहिए हमें, सी सीरीज चालू करनी चाहिए क्या? आई थिंक लेट्स जस्ट ये पेज पे जितना है उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये पेज पे जितना है उतना पढ़ लेते हैं, फिर विल रैप द क्लास अर्ली टुडे। ओके, कॉल, आपको ऊपर पढ़ा था अलॉटमेंट का मीनिंग आया था कि शेयर एप्लीकेशन होता है, उसके बाद शेयर्स अलॉटमेंट होते हैं, शेयर अलॉट हो गए, उसके बाद आपको अगर सपोज 10 रुपये का शेयर अलॉट हुआ है
और आपको इनिशियली आपने अलॉटमेंट स्टेज पे, एप्लीकेशन स्टेज पे सिर्फ 5 रुपये भरे उसके, तो आपको बाकी के 5 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं वो लोग, इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं आपसे। वो लोग डिमांड करते हैं कि फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये का भर दो, नेक्स्ट कॉल मनी 3 रुपये का भर दो। तो दैट इज़ अ डिमांड, ये उनका डिमांड करने का राइट होता है। डिमांड मेड बाय लिमिटेड कंपनी टू द होल्डर्स ऑफ पार्टली पेड अप शेयर टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट। आपने 5 रुपये ही पे किए थे 10 रुपये के शेयर पे, तो वो आपको डिमांड करेंगे, वो आपसे कॉल मनी मांगेंगे कि भैया फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी दे दो, आप अपना इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दो। कैपिटल, कैपिटल मतलब कितना पैसा लगा है, क्या लागत है बिजनेस की, बोलते हैं ना कितना पैसा लगा आपके बिजनेस में अभी तक, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। वो किसी भी वे में इन्वेस्ट हो सकते हैं, वो एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, या वो कैश इन हैंड है, या कुछ भी हो सकता है। वो मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, आपकी कितनी लागत हो गई है, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कैपिटल एसेट्स खरीदो, कैपिटल एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो, जो कि बहुत टाइम तक चलने वाले हैं। एक नॉर्मली द डेफिनेशन इज विच एक्सीड्स मोर देन अ ईयर। तो कैपिटल एसेट्स पे जब आप खर्चा कर रहे हो तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो कैपिटल वो उस एसेट में ही ऐड हो जाते हैं। सपोज आप प्लांट एंड मशीनरी पे कोई खर्चा कर रहे हो फॉर द बेटरमेंट दैट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ प्लांट मशीन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा, आप उसको पीएनएल में नहीं दिखा सकते। केस मतलब मैं केस कर दूंगा तेरे ऊपर, मैं लॉ सूट कर दूंगा, मैं केस फाइल कर दूंगा तेरे अंदर, मतलब मैं लॉ सूट फाइल कर दूंगा। केस लॉज, लॉ अगर आपने पढ़ा है तो हर चीज़ का लॉ दिया रहता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ना एक नॉर्मल प्रैक्टिस से भी डिवाइस होती है। अब आप देखते हो रोज़ कोर्ट्स में कुछ ना कुछ केस होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो उसमें जो कोर्ट है वो डिसाइड करती क्या करना है, और वो कोर्ट जो डिसाइड करती है वो एक केस लॉ बन जाता है। मतलब एक केस हुआ ए और बी के बीच में, उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो कोर्ट ने जो डिसीजन अनाउंस किया वो एक केस लॉ बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ केस लॉ। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज इन एडिशन टू नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट्स। आप बोलते हो ना, मतलब आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं अरे तू अभी पैसे दे देगा तो मैं तेरे को 5 रुपये कम कर दूंगा, अगर तू हफ्ते बाद पैसे देगा तो मैं तेरे को सिर्फ 2 रुपये ही कम कर पाऊंगा। वो कैश डिस्काउंट क्यों देते लोग? क्योंकि अरे आज का आज हाथ में पैसा आ रहा है ना, वो पैसा इस्तेमाल कर सकते वो लोग अपने बिजनेस में वापस से। ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो पहली बात तो रिस्क हो जाएगा कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हफ्ते भर बाद आएगा, तो रोटेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब वही कि आप कैश में माल खरीद रहे हो, तुरंत का तुरंत आप कैश दे रहे हो, फिर माल ले रहे हो, तो आपको उसमें कुछ एडवांटेज मिलता है क्योंकि आप कैश में परचेज कर रहे हो, क्रेडिट नहीं ले रहे हो, तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कितना कैश अंदर गया, कितना कैश बाहर हुआ, मतलब ठीक है सेल्स, कैश सेल से इतना पैसा आया, उसके बाद डेटर्स में इतना पैसा लगा हुआ है, और इतना इतना हमने कैश विड्रॉ कर दिया, हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, या फिर हमने किसी को पे कर दिया क्रेडिटर्स को, तो कहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मिलता है। कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट इज इशूड बाय द रजिस्ट्री फॉर द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। एक कोर्ट में आज के दिन कौन से केसेस हियर होंगे, किस किस केसेस की हियरिंग होगी, वो कॉज लिस्ट में डिटरमाइन हो गया। केवेट एम्पर, केवेट एम्प्टर, केवेट एम्प्टर मीन्स ये एक इसमें बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर, अ लीगल डॉक्ट्राइन लिटरली मीनिंग लेट द बायर बी अवेयर। ये आज की डेट में वैलिड नहीं है। केवेट एम्प्टर मतलब कि भैया तुम खरीद रहे हो ना, तुम जानो कि प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है नहीं है, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं निकली तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम देख लो, तुमको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो भाड़ में जाओ। ये केवेट एम्प्टर बोलता है कि लेट द बायर बी अवेयर, बंदे को खुद समझ आने दो कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ पे। बट इसका ऑपोजिट क्या हो गया? बायर इज द किंग, जो आज की प्रैक्टिस है। आप ऐसा बोलोगे तेरे को खरीदना खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद, मेरी कोई जवाबदारी नहीं, क्वालिटी कैसी निकलेगी क्या निकलेगी, तो आप खरीदोगे क्या आज की डेट में? नहीं। तो आप बायर इज द किंग, आप बायर को किंग की तरह ट्रीट करोगे कि हाँ भैया क्वालिटी अच्छी है, तो दैट इज कॉल्ड एज बायर किंग। केवेट एम्प्टर इज ऑपोजिट ऑफ बायर इज द किंग, कि तुम जानो, तुमको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। लास्ट, चेक, a negotiable instrument drawn on a bank where the drawer has
चेक इशू करते हैं, मतलब चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि मुझे आपको पैसे देने तो या तो मैं कैश के थ्रू आपको दे सकता हूँ या ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, या मैं आपके नाम पे एक चेक इशू कर दूंगा कि हाँ भैया दिव्या वासवानी एक चेक इशू कर रही है अमित को कि इतना इतना अमाउंट इस डे को आप विड्रॉ कर सकते हो, आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में। तो ओके, इससे हम अभी यहाँ पे एंड करते हैं इसको, कल हम और पढ़ेंगे फिर। तो टुडे वाज अ गुड डे, वी टाइमली फिनिश्ड बिजनेस कम्युनिकेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर, लेंदी चैप्टर। हमने बहुत बार रिवाइज़ किया उसको, कि एक एक पैराग्राफ को रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद वापस रिवाइज़ किया, फिर होपफुली आपने भी रिवाइज़ किया उस चीज़ को, फिर अगले दिन हम रिवाइज़ करते थे, फिर लास्ट में तो हमने पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज़ किया। तो आई होप अभी आपको समझा होगा कि चैप्टर रिवीजन बार बार रिवाइज़ करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप अभी इसको फॉलो करेंगे। अभी भी अगर आपने कुछ पोर्शन मिस किया है 2 दिन में, अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है बराबर से, तो आप बराबर से रिवाइज़ कर लीजिए और अपना बैकलॉग पूरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। दिखने में लंबा लगता है बट ईजी चैप्टर है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने ए सीरीज़ कवर कर लिए, बी सीरीज़ कवर कर लिए, सी भी आधी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। ऐसे कर करके धीरे धीरे हम हर चैप्टर के साथ जैसे अभी करते हैं थोड़े थोड़े डेफिनेशंस वो लेंगे, तो इससे हमारा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ का भी बर्डन बहुत कम हो जाएगा। आई होप बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो था वो आपको अच्छे से समझा एंड आपको बेनिफिशियल रही ये क्लास एंड आपको मज़ा भी आया थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स वी आर नॉट हियर टू कम्प्लीटली लाइक पूरे मज़े करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए भी है, तो जितना थोड़ा बहुत होता है वी जोक अराउंड, वी हैव फन, बट इन द एंड वी हैव एन एग्जाम टू क्रैक, इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम, सो वी हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड विद इट। आप अभी पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिए तो आपका ये चैप्टर का बर्डन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आपको मिलते हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with a brand new chapter and more concept of business terminologies to be covered. Okay, bye bye, see you, take care.